क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि पढ़ते बहुत हैं, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करते हैं, बट एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्रुति झा, अ थर्ड ईयर मेडिको एट IGIMS पटना। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं एंड मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ सिंस माई स्कूल टाइम एंड हैव गॉट डिसेंट स्कोर इन माई 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स एंड इन माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1 इज़ फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। प्लीज़ गाइस, स्टोरीज मत लिखो, कहानियाँ मत बनाओ। कुकिंग स्टोरीज वोंट वर्क इन MBBS। ओके, सो जितना क्वेश्चन में पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग नोट है, तो आपने 4 to 5 पेजेस लिखने हैं, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती और उससे ज़्यादा पता भी नहीं होता एक्चुअली में हम लोग को। या तो हम लोग दूसरे टॉपिक को हम लोग उसमें मर्ज कर रहे हैं या तो फिर इसमें स्टोरीज बना रहे हैं। जैसे मेरे क्लास में खुद लोग एग्जाम्स होते हैं तो शीट्स पे शीट्स लेते रहते हैं और बाकी लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप वैसा आप मत करो, जितना पूछा है उतना ही लिखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट टू द पॉइंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे आओ ना, उसके बारे में सारे पॉइंट्स लिखो। बाकी एनीमियाज के बारे में या अनीमिया का बेसिक क्लासिफिकेशन वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा है बस एग्जाम में उतना ही लिखो, ठीक है, टू द पॉइंट लिखो। और अगर आपको इतना ही आपके पास अगर टाइम है तो आप उस आंसर में और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड करके अपने मार्क्स को इंप्रूव करो, बिकॉज एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी स्टोरीज पढ़े, ठीक है। तो प्लीज़ टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड कंसाइज आंसर लिखो और क्वालिटी कंटेंट लिखो। टिप नंबर 2 इज़ ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन योर आंसर। लिटरली ये बहुत काम करता है और आपके आंसर को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देता है, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देता है। लाइक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मान लो एनाटमी है, एनाटमी में आपको कोई ट्रायंगल है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या करोगे, बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, कंटेंट्स ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, है ना। उसके अलावा जो भी उसमें अप्लाइड एस्पेक्ट्स वगैरह हैं वो लिखोगे। तो आप उसको आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डाल दो, जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ अ ट्रायंगल, कंटेंट्स ऑफ द ट्रायंगल, बाउंड्रीज में एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, ऐसे करके, ठीक है। जैसे पैथो में ही है तो ईटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर, अगर आप ज़्यादा नहीं भी उसमें लिख रहे हो, जैसे कि उसमें ज़्यादा कंटेंट आप नहीं भी लिख रहे हो सब हेडिंग में, लेकिन अगर आप उसको मेंशन भी करते हो ना, तो लगता है कि हाँ ये आंसर एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ आंसर है और जो बच्चे ने लिखा है वो पढ़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लो माइक्रो में आपको क्वेश्चन पूछा एड्स, HIV एड्स का लैब डायग्नोसिस, उसमें अगर आपने लिख दिया स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उन सब के नाम आपने मेंशन किए। मान लो ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखा सबके बारे में, लेकिन तभी भी अगर आपने नाम मेंशन किया है ना, तो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दोनों अपने आंसर्स में ऐड करना। टिप नंबर 3 इज़ गुड हैंड राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना, वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है और अच्छी हैंड राइटिंग वालों को सच में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। वो ऐड आपने देखा होगा ना, अप्सरा का 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो वैसे ही अपनी हैंड राइटिंग को मेंटेन करो। हाँ, मुझे पता है कि दिक्कत हो जाती है, लाइक थ्रू आउट द एग्जाम बहुत लेंथी पेपर होता है, तो अच्छी राइटिंग मेंटेन करना, तो एटलीस्ट अपनी राइटिंग को लेजिबल रखो, ठीक है, तो ताकि वो पढ़ा जा सके, ऐसा रखो। और नीट एंड क्लीन रखो, ज़्यादा कट्स वगैरह मत करो। अगर कट हो रहा है तो मतलब कुछ गलत हुआ भी है तो एक कट करो प्लीज़, वैसे जो घिस देते हो पूरे एग्जाम में वैसा मत करो। और दो जो आंसर्स लिखते हो ना, उनके बीच में स्पेस छोड़ो और मार्जिन ड्रॉ करो, उससे आंसर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। टिप नंबर 4 इज़ ऐड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स टू योर आंसर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। जैसे सब्जेक्ट्स बता दूँ, लाइक एनाटमी, पैथो, ऑप्था, ENT, इन सब में तो डायग्राम्स के बिना आपका चलने वाला ही नहीं है। और सब्जेक्ट्स लाइक फिजियो, बायोकेम एंड फार्मा, इन सब में आपको फ्लो चार्ट्स बनाना ही बनाना है। लाइक फार्मा में तो, ड्रग्स में तो आपको फ्लो चार्ट्स बनाने ही है, ठीक है। तो आप ये कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जैसे कोई भी बुक ले लो, आप कोई भी साइड बुक भी ले लो या हेल्प बुक ले लो या स्टैंडर्ड बुक में भी इनफैक्ट सारे जो फ्लो चार्ट्स है वो बनाए हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इंटरनेट से ले सकते हो या फिर जो भी स्टडी मटेरियल या जो जिन भी टीचर से आप ऑनलाइन पढ़ते हो प्लेटफॉर्म में, तो उनके भी नोट्स में आपको ये फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। या अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप खुद से भी बना सकते हो। लाइक मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल मेंशन किया जिसमें मैंने पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट खुद से बनाया, जो कि बहुत अपीलिंग लग रहा है, वो आप लास्ट में एग्जाम्पल में देखना, ठीक है। तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनको आपको अपने आंसर में ट्राई करना है कि आप डायग्राम्स तो ऐड करो और फ्लो चार्ट्स तो करो ही, ठीक है ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
Tip number 5 is add examples to your answers wherever possible. Like for example, अगर question है on vector-borne diseases and you're not mentioning the examples like dengue, malaria, then what's the point of writing answer then, right? So like similarly, if the question is asked in pharma, write a short note on local anesthetics and you're not mentioning the examples of the drugs which are local anesthetics, then there's no use of writing the answer ना. अगर आप examples नहीं add करते ना, then the examiner will not get an idea that आपको पता है कि नहीं उस टॉपिक के बारे में. तो प्लीज़ 2 से 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट आपके टंग पे होने चाहिए. वाइवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से मेंशन करना है और एग्जाम्पल्स को अलग से एक बोल्ड कर देना, ठीक है, हाईलाइट कर देना, ठीक है. Tip number 6 is highlight important text with color pencils and make your answers presentable. सच में गाइस इससे आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है आपका पेपर. एक्चुअली में जब मैं यहाँ आई थी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे लोग कलर पेंसिल्स अलाउ कर देते प्रोफेसर्स एग्जाम्स में. बट हमारे प्रोफेसर्स ही हमें कहते थे कि मेक योर आंसर्स कलरफुल, एड डायग्राम्स, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट टू गेट मोर मार्क्स. और मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा होता है क्या, मेडिकल कॉलेज में आप कलरफुल पेंसिल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह में अलाउड नहीं था. तो ठीक है, मैंने तब से कलर पेंसिल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट ईयर से ही. तो अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ये ट्राई करो, सच में इससे बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे. लाइक ऐसा कर सकते हो कि एग्जाम पेपर दे दिया, लास्ट में 10 मिनट्स बचे तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनको कलर पेंसिल से हाईलाइट कर दिया. तो इससे एक फिनिशिंग, एक सुंदर सा, एक अपीलिंग सा लुक मिल जाता है. और मैं बता दूँ प्लीज़ वो सस्ते वाले 25-30 रुपये के पेंसिल्स मत लेना. मैंने खुद लिए थे और एग्जाम में उन्होंने मेरे को डिच कर दिया था और कोई भी चल नहीं रहे थे और बार बार टूट जा रहे थे और फिर बहुत दिक्कत हुई. तो प्लीज़ अच्छे वाले ब्रांडेड पेंसिल्स ही लेना, ठीक है, और अच्छे से अपने आंसर्स को हाईलाइट करना और उनको सुंदर बनाना. Tip number 7 is write your answers in sequential order. Very very important guys. Please maintain the sequence while writing your answers. Like अगर question number 1 है, उसके बाद अगर आपको 2 नहीं आता है तो please don't jump on 3. Leave some space for question number 2 because ये सच में बहुत ज़्यादा इससे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. लाइक मैं बता दूँ कि हमारे जैसे फर्स्ट ईयर में हमें बता दिया गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर सेकंड नहीं लिख के थर्ड लिखा देन, और अगर सेकंड को लास्ट में लिखा तो सेकंड के मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो प्लीज़ इसको मेंटेन करना. जैसे 3 क्वेश्चन नंबर 3 ईयर्स में सब पार्ट्स है और मान लो सब पार्ट्स में भी अगर आपने ए के बाद अगर सी लिख दिया, बी को बाद में लिखा, तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना और ट्राई करना कि सीक्वेंस में पेपर को लिखो. और अगर क्वेश्चन नहीं आता है कोई तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ. लेकिन सीक्वेंस को ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना, मेंटेन करना. और प्लीज़ क्वेश्चन का जो नंबर है ना उसको मेंशन कर देना अच्छे से, एकदम बोल्ड लिख देना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे और फिर उसके वजह से मार्क्स नहीं मिल रहा उस क्वेश्चन में. तो प्लीज़ उसको अच्छे से इस बात का ध्यान रखना. Tip number 8, which is most important, that is don't waste your time on the questions which you don't know. Seriously guys, जिसका आंसर आपको नहीं पता है प्लीज़ उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि अब रिकॉल करने में, या फिर अगर आप एकदम भी श्योर नहीं हो तो कहानी बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, या तो अपने जो फ्रेंड है उनके लिए वेट मत करो कि वो अब पीछे मुड़ के आपको आंसर्स बताएंगे, ठीक है. और उसके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका बाकी क्वेश्चन में जो आप अच्छा लिख सकते थे उसमें भी आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा. तो मैं जैसे बताऊँ मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया और जिसका आंसर मुझे नहीं पता है तो मैं उसके लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, 1-2 पेज जितना मुझे लगता है कि उतने में हो जाएगा. और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होता है ना जिसका आंसर मेरे को पता होता है उसमें मैं बेस्ट तरीके से आंसर लिखती हूँ और उसमें डायग्राम्स वगैरह ऐड कर देती हूँ ताकि उसमें हाफ मार्क्स मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाए. तो इस क्वेश्चन जिसमें मेरे को नहीं आता उसका आंसर का जो मार्क्स है वो कंपनसेट हो जाए. तो आप ये ट्रिक अपना के देख सकते हो. मेरे को उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी जितने भी क्वेश्चन जिसके आंसर्स आपको अच्छे से आते भी है ना उसके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसको अच्छे से लिखने के लिए. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना. सो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस जो आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जाम्स में बेटर स्कोर करने के लिए. अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपने एग्जाम्स में कैसे आंसर्स लिखती हूँ. लाइक इस एग्जाम्पल में ये एक पैथो का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया. तो देखो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया से. मैंने अनीमिया के बारे में उसका क्लासिफिकेशन जो कि अननेसेसरी थिंग्स है कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है. और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ये एग्जाम्पल होता है तो मैंने उसको हाईलाइट किया. इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है उसको हाईलाइट किया, ठीक है. और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऐड किए हैं, ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स नंबर्स वगैरह ऐड किए हैं रादर देन राइटिंग इन पैराग्राफ, ठीक है. और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने आंसर में डायग्राम्स भी ऐड किया है, ठीक है, डायग्राम भी ऐड किया है.
और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सारे मैंने बुलेट पॉइंट जैसे मैंने बोला कि सब हेडिंग्स में लिखे। उसके अलावा यहाँ पे देखो पैथोजेनेसिस जैसे है तो उसको पैराग्राफ की जगह मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना के ऐड किया है, जिसकी वजह से ज़्यादा ईजिली समझ में भी आ रहा है और ज़्यादा अपीलिंग भी लग रहा है। लाइक अगर इसको मैं पैराग्राफ में लिखती जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 लीड्स टू इम्पेयर्ड थायमिडीन सिंथेसिस एंड इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस, अगर इसको मैं ऐसे पैराग्राफ में लिखती तो ये बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगता, राइट। उसके अलावा मैंने क्लिनिकल फीचर्स और जो भी चीज़ आप देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रीटमेंट वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हो। तो लाइक आप देख सकते हो कि आपको आंसर्स को मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2.5 पेज लिखे और ये सफिशिएंट है आपको एक डिसेंट स्कोर दिलाने के लिए, ठीक है। और राइटिंग भी मैंने ट्राई की थी कि अच्छी रखूँ, लेजिबल रखूँ, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है और आप इस तरीके से अपना आंसर्स लिख सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब वीडियो को एंड करते हैं। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।